प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा जी, आपको एक क्लास 12th का हिंदी का मिला था वन शॉट लेक्चर्स, और लेक्चर्स नहीं थे, सिर्फ आपको नोट्स मिला था। ये भी बिल्कुल नोट्स जैसा ही है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा आपको ये दिखा दूँ कि ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर नहीं पढ़ाए जाएंगे। और देखो बच्चे, मैं कहता हूँ कि हिंदी अपनी मातृभाषा है, माँ है, तो माँ को पढ़ना उतनी मुश्किल नहीं होता जितना कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको दिमाग देने पड़ते हैं। तो बिल्कुल वहाँ ज़्यादा अपने आप को खपाइएगा साइंस के दुनिया में, मैथमेटिक्स में। और हिंदी इंग्लिश में थोड़े थोड़े समय इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा दीजिए, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड से थोड़ी इंग्लिश अपनी वीक होती है पहले से, और हिंदी में तो हम लोग बिल्कुल माहिर होते हैं। तो हिंदी में नोट्स बना लीजिए, खुद से थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़ते रहिए, आपको बहुत समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी एक चैप्टर हम थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल, और सारे टीचर आपको बिल्कुल वैसा ही पढ़ाएंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। बच्चों ने इस बार स्कोर किया था। चलो शुरू करते हैं एक चैप्टर्स, और पूरा आपकी कहानी के एक बार में नोट्स करा दिया गया है रिवीजन, और अपने नोट्स उम्मीद करता हूँ बना लिया, और बहुत सारे बच्चे ने उस लेक्चर को देखा भी है। चलिए, ये जो अपना पद खंड है, जिसमें पहला चैप्टर आता है, जिसका नाम है, जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये पहले इनके जब भी आप पढ़ते तो लेखक की जीवनी जरूर पढ़िएगा। और ये काव्य खंड है करबक, पहला करबक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? करबक। ठीक है, चलो। कहता है कि 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध, यानी उसके उत्तरार्ध में उसके, और ये इनका जन्म बच्चा जी फिक्स नहीं है, तो अनुमानतः मतलब कुछ पक्का इनके पास मतलब ये नहीं था, मतलब जानकारी नहीं थी, इसलिए अनुमान लगा दिया कि 1492 में जन्म हुआ है। तो मलिक मोहम्मद जैसे जन्म कब हुआ है? 1492 में। और 1548 ईस्वी में इनका निधन का बताया कि ये अनुमानतः मतलब ये कि इनकी जो निधन है ये भी फिक्स नहीं है, तो 1548 बहुत पहले की बात है बच्चा जी। अपना समझिए कि अपना देश से हम लोग 1947 मनाते हैं, और 19वीं शताब्दी हम लोग जानते हैं, ये 15वीं शताब्दी क्या है, और 14वीं शताब्दी में समझिए कि जन्म हुआ है, तो 15वीं मान लीजिए, 92 था तो 8 साल इधर, यानी इसीलिए लिखते हैं 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध है, थोड़ा आसपास के ये हैं। निवास स्थान जायस, कब्र अमेठी, जायस जगह का नाम है, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, ये यूपी के हैं। और एक बच्चे जितने चैप्टर पढ़ने जाओगे सब में मैक्सिमम आपको यूपी के ही राइटर मिलेंगे, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के। पिता का नाम बच्चा जी मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, दो नाम है इनके पिताजी का। एक तो उपनाम हो सकता है मलिक राजे अशरफ। गुरु इनके कौन थे बच्चे जी? इनके गुरु जी थे बच्चे जी सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर हैं, दो इनके गुरु हैं बच्चे जी। वृत्ति, वृत्ति मतलब बच्चे जी जो इन्होंने क्या क्या किया, इनके बारे में कुछ घटनाएं दी गई हैं कि कहते कि आराम में ये जायस रहते हुए किसानी, जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे? जायस में रहते थे, और किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते होंगे। बाद में से जीवन, जो बाकी जीवन था उसके वाला फकीरी में बिताए। फकीरी मतलब वही किससे घूमना फिरना, एक अच्छी अच्छी बातें करना, गीती गाना, और उसके बदले में कुछ जो भी मिल गया उसको खा पी लेना, ये फकीरी है। बचपन में ही अनाथ थे, अनाथ बच्चे जी बचपन से अनाथ हैं, यानी इनके माता पिता का बच्चे जी पता नहीं कौन के माता पिता हैं। साधु फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बिताया, तो इन्होंने बचपन साधु साथ में रहना शुरू कर दिया, और भटकते भटकते अपने जीवन बेचारे कैसे कैसे व्यक्ति बिताए। अब इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी किस प्रकार का थी ये व्यक्तित्व बताया कि बच्चों चिचक कारण रूपहीन, चिचक समझते हैं बच्चे, जो माता जी निकलती है ना, माता जी इसको बोलते हैं, वो निकल गया, इसके लिए रूपहीन हो गया। हो सकता है इन्होंने उसको कितने लोग उसको नाखून से फोड़ फाड़ देते हैं, उसका छीन देते हो गए, कितने बच्चे उसको नाखून लगा देते हैं, तो वहाँ पर बच्चे उसका दाग आ जाता है, चेहरा मतलब आपको भी दाग गड्ढा दिखता ही नहीं है। तो चिचक कारण बच्चे जी रूपहीन हो गए थे, इनका चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया, तथा बाईं आँख और कान से वंचित। बच्चे इनका बाईं आँख और कान से वंचित। भाई मेरा जहाँ तक जानकारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बचपन में इनके माता पिता ने इनको बचपन से अनाथ कहने का मतलब कि छोड़ देना, ये हो सकता है कि कुछ लोग बिन विवाह थी माँ बन जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा किस्म से इनको छोड़ दिया गया था, फेंक दिया गया था, इसके बाद ये अनाथ थे बचपन से। नहीं तो बच्चे कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो मान लीजिए कि माता पिता मर जाता है, फिर भी घर वाले की परवरिश होती है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, तो इस व्यक्ति के दोष नहीं है, हो सकता है इनके माता पिता, और जो देखिए
अभी थोड़ा और पढ़ेंगे तो और जानकारी मिल जाएगी इसमें। चलो, तो ये किस कारण से रूपहीन हो गए थे? तो चेचक बीमारी का, चेचक रोग के कारण। ये रोग नहीं है जो चेचक निकलता है माता जिसको हम बोलते हैं। और बाईं आँख और कान से ये वंचित थे, बिल्कुल वो भी नहीं था। मृदुभाषी, मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाले, मनस्वी और स्वभावतः संत थे ये। कृतियाँ, इनकी कृतियाँ क्या थे बच्चे जी? पद्मावत। ये बहुत, आपको तो भाई जितने कृतियाँ हैं इसको आपको ज़बरदस्त याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप बुरे फंसोगे। और अच्छे तरीके से याद रखना। कृतियाँ क्या है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, कहरानामा, और जिसको हम लोग महिरी बाईसी बोलते हैं, मसला या मसलनामा, जो क्या है? खंडित प्रतिप्राप्त। इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियाँ भी उल्लेख में आती हैं। ये इनकी रचनाएं हैं, आपको आने चाहिए। नहीं तो देखो जी कैसे याद होगा? थोड़ा थोड़ा पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से। क्योंकि हिंदी मातृभाषा, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी को पढ़ना ही छोड़ देंगे। अब थोड़ा और पढ़ते हैं इनके बारे में। कहते लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा वाक्य, कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्रकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। संभव है वह संस्कृत भी हो वह संस्कृत में भी हो। मतलब जो भी कुछ लिखे ये साहित्य में तो थी, साहित्य के साथ साथ संस्कृत में भी हो। साहित्य बदलते हिंदी और संस्कृत को आप समझते ही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्यवहत चलती आई। इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि कर्बक शैली में निबद्ध में काव्य प्रायः अवधि में मिलते हैं। जितनी इनकी कविताएं हैं, जो दोहा है, चौपाई हैं, ये सब अवधि में मिलते हैं। किस भाषा में मिलते हैं? अवधि में। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गीतिमयता, यानी जो गीत गा के सुनाया जा सके, कोमलता की तुलना में कथावृत्तों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ तसव्वुफ़ सूफी मत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए। बहुत सारे कवि मुसलमान थे जो प्रेमाख्यानक, यहाँ पर लिखा गया प्रेमाख्यानक काव्य में बच्चे जी वो लोग क्या थे? वो सारे मुसलमान कवि, बहुत सारे कवि मुसलमान कवि थे जो प्रचलित हुए और प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य के रूप में दिए। मुल्ला दाऊद से लेकर जानक कवि और उससे भी आगे यह परंपरा आबद्ध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अंतम कड़ी हैं, उसी से ये भी जुड़े हुए हैं। जायसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली नाम से संपादित है। जायसी ग्रंथावली नाम से संपादित है। जायसी की उज्ज्वल अमर कीर्ति का आधार है उनका महान कथा काव्य। बच्ची, अमर मतलब कृति, ऐसी करनामा जो उन्होंने आज तक भी अमर हो। और वो क्या है? कथा काव्य पद्मावत। ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी लिया गया पद्मावत से। पद्मावत जिसमें चित्चौर नरेश, रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है ये, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा हुआ होता है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से। पहले ये कहा है कि बच्चे चित्चौर के एक राजा हैं, नरेश मतलब राजा, रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी। सिंघल द्वीप की राजकुमारी एक पद्मावती हैं और एक रतन सेन हैं जो चित्चौर से हैं। उनकी प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा का एक और बात, इसमें जो एक तीसरा व्यक्ति आता है जिसका हम त्रिकोण बोल रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान हैं अलाउद्दीन के इसी कहानी से जुड़ जाने पर वो भी इस प्रेम कथा में आ जाता है। अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सर्जनकता कल्पना द्वारा हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि हैं।
तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रेम प्रिय कवि किसे कहा जाता है, तो मलिक मोहम्मद जैसी को। मार्मिक अंतर कथाओं से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक, गृढ़ आशय वाला, महिमामय और प्रेम अनुभूतिमय, रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि विभिन्न पात्रों को अमिट चित्रों के रूप में निखारते हुए उन्होंने एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी की मर्मस्पर्शी वेदनामय रस और चरित्रों, उनके सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव है जो पाठकों श्रोताओं, जो पढ़ेगा जो सुनेगा को अपने आप में लपेट लेते हैं। जो पढ़ेगा वो भी है, जो सुनेगा इसको, दोनों इसमें लपेटे जाएंगे, दोनों इसमें मोहित हो जाएंगे। इस प्रेमाख्यान काव्य द्वारा विद्वेष और कलह के उस यंत्र में कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सद्भाव और सैदारी की ऐसी जमीन जायसी ने तैयार की है जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। जायसी की इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से और जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है, उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उनमें व्यापकता, गहराई एक साथ ला देता है। खार जैसी मीठी और खलिश अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंतर्दृष्टि और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ प्रस्तुत 2 करवक अलग अलग संकलित है। यहाँ हम 2 करवक पढ़ने जा रहे हैं, संकलित है। एक पद्मावत से और दूसरा, और पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से है, किंतु कवि और काव्य की विशेषता निरूपित करते हुए दोनों के बीच में अद्वैत्व की व्यंजना करते हुए प्रारंभिक स्तुति खंड के लिए, प्रथम करवक के लिए कवि विनम्र और स्वाभिमान साथ अपनी रूपहीनता और एक आंख से अंधेपन को प्रकृति प्राप्त दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुण की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। बताते हैं कि रूप से कोई मतलब नहीं है, रूप से क्या हो गया, चेहरे में कुछ नहीं है, जो इंसान के गुण है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पद्मावत जैसे मोहक काव्य को ही रचना हो सकी है। अंत के उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय करवक में कवि अपने काव्य और कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं वे कहते हैं कि उन्होंने रक्त को ले लगाकर, रक्त जो होता है खून होता है उसको ले लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति के नैन जल से भिगोई हुई अब न वह राजा रतन सेन है, न रूपमती पद्मावती रानी है, न वो बुद्धिमान सुआ है, न राघव चेतन है, न अलाउद्दीन ही है। आज ही नहीं किंतु यह यश लेकिन नहीं है, लेकिन उनकी कहानियाँ रह गई हैं। कहने का मतलब है कि हम नहीं रहेंगे बच्चे जी, लेकिन हमारी कृतियाँ जरूर यहाँ रहेगी। फूल झरकर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। यह कवि कहना चाहता है कि वह दिन नहीं रहेगा, उसकी कृतियाँ सुगंध की तरह पीछे रह जाएंगी। जो कहानी को पढ़ेगा वही उसे 2 शब्द में स्मरण जरूर करेगा। आप लोग जब पढ़ लोगे इस करवक को तो आपको 2 शब्द स्मरण तो याद जरूर रहेगा। कवि का अपना कलेजे से खून से रचे इस काव्य के प्रति आत्मविश्वास और उनको बहुत अपने आप पे भरोसा है कि जो इंसान पढ़ लेगा इस कविता को, एक करवक को, जरूर मेरे लिए 2 शब्द याद रखेगा जायसी के बारे में। यानी जायसी नहीं है लेकिन उनको तो भूलना मुश्किल है ना बच्चा जी। इसलिए हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी कृतियाँ याद रखी जाएंगी, हमारे चेहरे याद नहीं रखे जाएंगे। चेहरा आज है कल ढल जाएगा। चले, जायसी के माध्यम से हिंदी साहित्य ने न सिर्फ अपने युग की बल्कि युग के भीतर करकती हुई मानवीय विषाद की तस्वीर देखी है, जिसमें निष्कलंक आदर्श भी हैं और बहुत कड़वे यथार्थ भी हैं, झिलमिलाती यूटोपियाँ भी हैं, रिश्वतखोरी पर चलते हुए, ऐसा कि देखिए जो लिखेंगे पर रिश्वतखोरी पर चलते हुए कारागार भी हैं और जेल है लेकिन वो रिश्वतखोरी पर चलता है, पैसा तो छूट जाए उसमें से, सत्य और साका भी है और छल से भरा हुआ विध्वंसकारी राजहट भी है। इस कवि की निर्मलता इनमें नहीं कि जायसी सिर्फ चुनी हुई निसंकलंक चीज़ें देखते हैं, बल्कि इसमें अच्छा बुरा
जो भी कुछ भी है अपनी विविधता के साथ संपूर्ण परिदृश्य का अंग हो गया है, ऐसा कहते हैं विजयदेव नारायण शाही। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने टिप्पणी किया है, इसको बोलते हैं कमेंट। इसको टिप्पणी बोला जाती है, कमेंट बोला जाता है, जिसको विजयदेव नारायण शाही ने किया है इनके। देखो बच्चे जी, मैं कहता हूँ कभी आप कुछ पढ़ने जाओ तो ये आपका करवा खौरा है, बहुत छोटी कविताएं होती हैं, लेकिन आपको ये देखिए उसके क्वेश्चन आंसर है करा दी जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है बच्चा जी कि पहले आप इनको जरूर याद रखेंगे। शब्दनिधि, जैसे गुनी मतलब गुनी गुणशाली, सोई मतलब वही, जय मतलब जिसने, जैस मतलब जैसा, जग मतलब संसार, विधि मतलब ईश्वर, अवतारा मतलब अवतरण दिया, जन्म दिया, दिन्हा मतलब दिया, सुझा मतलब देखा, कुआ मतलब उदित, सुख मतलब शुक्र नामक तारा, नक्षत्र, इस सब का वर्ड मीनिंग जो दिया है। अम्बही मतलब आमर में, डाभ मतलब आम का नुकीला फूटती हुई मंजरी, त्रिशूल मतलब त्रिशूल, घड़ी मतलब घड़िया, घर जिसमें स्वर्णकर्ण कोयले का सूर्य आग खड़ा करता है। ये अगर बच्चे तुम आप इसमें से क्वेश्चन में तो पूछ लेते हैं ना कि इनका अर्थ क्या है, एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा बच्चा जी, आपको आज मैं इस नोट्स में कैसे पढ़ाए जाएंगे, मैं आपको पूरा नोट्स आज वीडियो नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक पढ़ाऊंगा, लेकिन नोट्स पूरे कराए जाएंगे। आपको करना क्या है, मैं इसका अर्थ कैसे लिखना है ये आपको समझा देता हूँ, और एक बार समझा कर इसका अर्थ लिखवा देता हूँ, और इसके आंसर क्वेश्चन बाकी चैप्टर खुद से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका समय बचे बचे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा समय ज़्यादा आपका ख़राब हो। चलिए, तो पहले जब कविता शुरू होगी तो पहले इसका हम लिखवा देते हैं आपको। जीवनी तो हो गया इनका, जीवनी हम पढ़ लिए। चलिए, ये कविता है, तो पहले हम दो लाइन पढ़ेंगे और उनके अर्थ जानेंगे। देखिए, उजियारा, देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी कहते कि एक नैन कवि मोहम्मद कौन, मलिक मोहम्मद जैसी, एक नैन कवि मोहम्मद गानी, सोई बिमह जोई कभी सुनी, बिमोहा जैस कभी सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी इनकी दोहा है, पंक्तियाँ हैं, इसका हम भावार्थ जानेंगे। तो इसमें कवि मलिक मोहम्मद जैसी क्या कहते हैं बच्चे जी, वो कहते हैं कि एक ही नयन है उनके पास। क्या है, एक ही नयन है। आपने पढ़ा था जीवनी में कि उनके एक आँख और एक कान से क्या थे, वंचित थे, नहीं था उनके पास। लेकिन कहता कि इसमें हाँ एक ही नयन है, तो क्या हुआ, उसमें से वो बहुत सारे गुण हैं, और इनकी रचना इनमें बहुत सारे गुण हैं। उन्होंने भक्ति लिखनी, जो भी कुछ लिखा है, अगर जो भी उन्होंने कुछ गुण लिखे हैं कवि, सोई विमोहा जेई कभी सुनी, जो कभी इनकी रचनाएं कविताएं सुनेगा, पढ़ेगा, चांद जैस पढ़ेगा, फिर कहते हैं कि वह सुनता है या पढ़ता है, सोई मोहित हो जाएगा उनसे, मतलब उनसे मोहित हो जाएगा, उनके मोह में पड़ जाता है। कभी कहते हैं कि जो भी सुनेगा, मेरा एक आँखें तो क्या हुआ, मेरे रचनाएं कविताएं कोई भी सुनेगा तो उसमें वो मोहित हो जाएगा। अब कहते हैं कि भाई चांद जैस जग विधि अवतारा, इस जगत में बच्चा जी चांद में भी क्या है बच्चा जी, कहते हैं कभी कि भाई इस जगत में, संसार में ईश्वर की विविधता ने अवतार का जन्म लिया है। चांद को उसके अंदर भी कलंक दाग है, चांद है तो क्या हुआ, उसमें भी उसका दाग है, उसके अंदर भी कहते कि उसमें चांद जैसे जग विधि अवतारा, उसने जो चांद ईश्वर के रूप में जैसे अवतार लिया है, जन्म लिया है, दिन है कलंक उजियार, उसमें भी कलंक है, लेकिन उसका गुण देखिए, फिर भी करता है उजियारा, उजाला तो करता ही करता है बच्चे। चलो, इसका मैं अर्थ आपको कैसे लिखवाने वाला हूँ, तो अभी को लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। पहले तो हम आपको उसका देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से बनाया गया नोट्स, ये रहा नोट्स आपका, ये 2 पंक्तियाँ लिखी गई हैं, फिर उसके जो भी आपको पढ़ाया गया उसके नोट्स यहाँ लिख दिए गए हैं, उसके भावार्थ, और तुम भावार्थ समझ गए तो काम आपका हो गया। समझ गया कैसे पढ़ना है आपको? हाँ सर, तो पहले जो भी आप इसका शुरू से बनाइए नोट्स। चलिए, और वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जी आपके लिए बहुत अच्छा काम किया गया है, और आपके लिए राइटिंग में अच्छे कर दिए गए हैं कि आपको तकलीफ ना हो। फिर भी कुछ वर्ड में आपसे मिस्टेक हो गया हो तो ज़रूर सुधार लीजिएगा, क्योंकि बच्चे जब लिखते हैं तो किसी थोड़ा मिस्टेक होने की संभावना रह जाती है। हो गया, जितना आपने जीवनी पढ़ा सबको लिखा गया इसमें। सर हम क्यों लिखते हैं बच्चे जी, एक तो पहले आपका राइटिंग भी अच्छी होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा बात, कोई चीज़ आप लिखते हो तो उसमें बहुत सारे मैक्सिमम बातें को याद रहती हैं। मैं तो पढ़ के ऐसे ही पढ़ा हूँ कि मैं मैक्सिमम लिखता था, मैं रटने से बेहतर उस चीज़ को लिखने में बिलीव करता था, और लिखने से मुझे कुछ यादें रहती थी। चले, हो गया, और ये तो उनका जीवनी ख़त्म हो गया।
एक मैं आपको सलाह दूंगा वैसे भी काम करना है। जो भी चैप्टर मेरा ख़त्म होगा तो उसमें आप एक एक पे जरूर छोड़िएगा। और ये कविता का एक लाइन जो आपने अभी पढ़ा है जस्ट, उसका अर्थ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपने अर्थ लिख लिया? हाँ सर। चलिए उसका दूसरा फेज पढ़ते हैं। जीवनी में काम कीजिएगा, जीवनी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। अब कहते हैं कि जग सूझा एक ही नयन, मतलब एक ही आँख से क्या वो उन्होंने पूरे संसार को समझ लिया। एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, एक ही आँख है, एक ही नाक, एक कान है उनके पास, एक ही आँख से कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने पूरे संसार को सूझ गए, समझ गए। हुआ सुख उस नखंत महा, कहते हैं कि पूरे जग को मैंने समझ लिया एक ही आँख से, नयन से। जैसे तारों के समूह में, देखो यहाँ पर शुक्र लिखा ना, सुख सुख मतलब शुक्र तारा, जो अपने भारत में देखा था। कहते हैं कि जैसे तारों का समूह में शुक्र तारा अकेले ही होते हुए भी पहचान में आता है। कहते हैं तो क्या हुआ, मैंने एक से पूरे संसार को समझ लिया। जैसे तारा उतना है, अनंत तारे हैं, देखो कितने तारे हैं, हम लोग गिन नहीं पाएंगे। उसमें से फिर भी शुक्र तारा जब भी उगता है तो समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें लाइट थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिर कहते हैं जो हिले अब जो लही अम्बही डाभ न होई, मतलब जैसे कहते हैं जब तक आम में फूटती हुई मंजरी नहीं लगती है तब तक आम में सुगंध नहीं आती है जी। हुआ, देखो उसके बाद क्या है, जे लम्ब अम्बर नहीं डबाई होई तहु लम्बही सुगंध न बसाई, तब तक आम जब तक वैसे डबाता नहीं है, उसमें खुशबू नहीं आती है। आम नहीं डबा गया, डब गया, पूरा पकने से हो गया, तब उसमें थोड़ा खुशबू आने लगता है, महकने लगता है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके हम कोई इसका भी भावार्थ लिख लेंगे आप। ये आपने पढ़ा था? हाँ सर। चलो तीसरा पैराग्राफ, ये वाला लाइन, किन्हा समुद्र पानी और जौ खारा। बच्चे कहते हैं कि पानी का समुद्र तो कितना भी समुद्र बड़ा है उसकी पानी खारा होता है। वह सबकी बस की बात नहीं है, वह असूझ अपार है। क्यों बच्चा जी? यहाँ पर लिखे गए हैं कि किन्हा समुद्र पानी और खारा, पानी है लेकिन तो अति भव्य उठे सर, उसमें जो भवें उठती हैं, उसमें लहर जो उठती हैं, उस सबके समझ से बाहर है, अपार है वो। फिर कहते हैं उसमें कभी मलिक वजह से कहते हैं अगले पंक्ति में, बच्ची एक सेकेंड रुकिए, हो गया? हाँ, थोड़ा फैन चालू कर रहा था क्योंकि मुझे कैमरा हीटिंग हो रहा है, परेशान है इससे। हाँ, जो समेरु त्रिशूल बना बिनासा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। वाह, इसमें वो बात कहते हैं बच्चे जी, इस पंक्ति कहते हैं जब तक मिट्टी के घड़े से को कोयला की आग में तपाया नहीं जाता है तब तक वो कांचा पदार्थ सोने से कठोर मजबूत नहीं बनता है। मतलब कि अब यहाँ पर इसका आपने बाहर देखा था कि मिट्टी का बर्तन होता है, इसमें उसको जब तक उसको आग में पकाया नहीं जाता है, मिट्टी के बर्तन होता तो सोने जैसा नहीं बनता है वो। फिर कहते हैं इसमें कभी जो लही घड़ी कलंक न पारा जेई कांच न हुई कंचन पारा। हाँ, इसका हो गया, इसका हमने पढ़ लिया। अब कहते हैं अंतिम करबक के लाइन में, करबक के अंतिम लाइन में, एक नयन जैसे दर्पण, कहते एक ही नयन है जैसे दर्पण के समान है। कहीं से क्वेश्चन पूछता है कि भाई कि कभी ने अपने आँख की तुलना किससे किया है? दर्पण से, आईने से किया है। किससे किए हैं? दर्पण से किए हैं। और वो तो ही निर्मल भाव, और कैसा दर्पण है? उसमें जो भी अपने आप को देखता है वो निर्मल होता है। शिव रूपंत गही मुख जेवी कई चाँव, और बहुत लोग उसमें आके दर्पण अपने चाव से अपने चेहरे को देखते हैं। ऐसी कवि के भाव है। तो आपने जो पढ़ा, ये तो आपने लिख लिया था, मैं आपको लिखवाता हूँ, ये तो अपने हो चुका था। हाँ सर, चलिए यहाँ से देख लीजिए, जो ब्लैक कलर में लिखे गए बच्चे जी वो आपके क्या हैं? वो आपके पंक्तियाँ हैं किताब की, ठीक है। और जो ब्लू पेन से लिखा गया वो आपके लिए क्या, उसका भावार्थ है। यहाँ रेड पेन से लिख दिया गया, अच्छी बात है। चलो फिर ब्लैक पेन से है, ठीक है। चलो जो आपने पढ़ा इसको कर दिए गए, यहाँ तक है, यहाँ तक। एक मेरा कहता है मेरा एक ही नयन है बच्चे जी, जो दर्पण के समान है, शीशे की तरह है।
और वैसा दर्पण है जो निर्मल है, स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है, साफ होगा। बड़े बड़े रूपवान लोग हैं जो बड़े शौक चाव से आके देखते हैं मेरे एक ही नयन में। वाह, कितना सुंदर नयन उनका। चलो अब दूसरे करवक में आते हैं बच्चे जी हम। दूसरा करवक में यहाँ पर वही जो उनकी पद्मावत की जो प्रेम कहानी है उसका चर्चा है। कहते हैं कि मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रकत के लई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। कहते हैं कि मोहम्मद जैसी, कहते हैं कि शब्दों को जोड़कर यही सुनाते हैं कि जो कोई सुना है मेरा प्रेम का पीर, जो भी प्रेम का पीर मतलब दुख, प्रेम में जो दुख है, दर्द है, जो गाते हैं, जो सुना है उन्होंने, जो गाए हैं वो इसे। और कहते हैं जो भी गाया हूँ, तो कहते हैं कि हम तो खून के लिए एक जो भी शब्द लिखे हैं प्रेम के पीर में, तो जो उनके कहते हैं कि मेरे खून का जो खून से लई बनाकर शब्दों को जोड़ जोड़ कर लिखे हैं बच्चे जी प्रेम के पीर सुनाता हूँ। और कहता है कि और जो सुनता है उसके आंखों से पानी निकल जाता है, भर जाता है, क्योंकि कहता है कि मैं अपने खून को अपने रगत को लई बना के लिखा बच्चे जी। लई मतलब आटा के लिए नहीं, अपने खून का लई बनाकर एक एक शब्द को लिखते हैं। और उनके कहते सबकी आँख जो भी सुनते हैं उनकी आँखों में जल भर जाता है, नैन भर आते हैं। अगला पन है औ मन जानी कबित अस्किन्हा, मुकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन से ही रतन सेन के राजा असराजा, कहाँ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू जो आए थे उस तीसरे प्रेम में आए थे, कहाँ रघु कह किन्ह बखानू, कहाँ सुपुरुष पद्मावती रानी भी कहाँ है, कोई न रहा जग में, कोई इसमें से नहीं है। धनी सुपुरुष जसकृत जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, फूल मर जाता लेकिन उसमें उसकी सुगंध रह जाती है। कोई न जगत जस बेचा, कोई न लिन्ह जस मोल, यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। जो भी मेरी कहानी कुछ पढ़ेगा और मेरे लिए दो शब्द जरूर बोल के जाएगा, ऐसा कवि को अपने आप पे भरोसा है, जो भी अपने सब पर सबका भावार्थ हम एक साथ में लिख लेते हैं, ताकि मेरे प्यारे बच्चे जब भी रिवीजन करेंगे तो भी कोई भावार्थ। अब देखना बच्चे जब क्वेश्चन कैसे उड़ेगा, धराधर। बच्चे जी सिर्फ कविताएँ तकलीफ देती हैं, कहानी तो बिल्कुल आसान होता है। अब कविता में ये लफड़ा है कि बच्चे उसके भावार्थ नहीं पढ़ते हैं, और तुम भावार्थ नहीं पढ़ोगे तो फिर जाओ काम से। चलो अब देखना क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ रहा है। कहते हैं कवि ने अपनी एक की तुलना, क्वेश्चन में थोड़ा एक आँख होना चाहिए ना, क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। हाँ क्वेश्चन गलत है। चलो सर जी मिला ले तो अच्छा कर रहे हैं। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? क्योंकि बहुत स्वच्छ था। एक की तुलना, देखो ये कुछ लोग होते हैं ना, चलो मैंने सुधार दिया, बच्चों ने लिखा है। अब तुम कहो सर आप क्यों नहीं लिखते हो? बच्चे मैं लिखूँगा तो मेरा राइटिंग कितना गंदा है जानते हो, इसलिए मैं थोड़ा छात्राओं से लिखवा दिया हूँ। लेकिन उन लोग थोड़ा नए हैं, लिखते थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं, सब गलती नहीं हुआ। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना किस दर्पण से क्यों की? तो भाई क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है, कवि की एक आँख है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ स्पष्ट रूप से दर्पण में देख सकता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख भी स्वच्छ और प्रदर्शा निर्मल था, जिसमें का प्रतीक है, जहाँ पर कोई भी अपनी, और कवि कहता कि अपनी आँख की तुलना दर्पण से भी की है। अंततः कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से वो कर रखी है। आओ अपनी तस्वीर देखो। पहला दूसरा सवाल है कि पहले करवक में, बच्ची मैं क्वेश्चन भी सारे दिखा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। कवि पहले करवक में कवि कलंक और कंचन से क्या तात्पर्य है? कंचन और से क्या तात्पर्य है? कहते हैं भाई कि कवि मलक मुजस्सिम ने कलंक और कांच का कंचन शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों को प्रकट किया है। कलंक मतलब कहते हैं कि भाई चांद में तो करते हैं कि कवि कहते हैं कि चंद्रमा में भी तो दाग है, कलंक है, फिर भी वो संसार क्या किए हुआ है? रोशनी किए हुए, प्रकाशित किया हुआ है, उजाला किया हुआ है। और तो उस दाग का कोई वैल्यू नहीं है। कभी भी कहता है कि मेरे पास रूप नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक आँख नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे पास एक कान से मैं वंचित हूँ तो क्या हो गया, लेकिन मेरे पास गुण तो है ना बच्चा जी। चलो ये रहा क्वेश्चन का आंसर।
कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसके थोड़ा ज़्यादा नंबर के 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। चलो अब आएंगे आपके तीसरे प्रश्न। पहले कारबक में वंचित जायसी को आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। व्यंजित, अच्छा हाँ व्यंजित लिखा है, मैं वंचित कर दिया। पहले कारबक में व्यंजित जायसी कि आत्मविश्वास, उनको अपने पर भरोसा कितना है इसका कीजिए। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है बच्चा जी कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कैसी इच्छा है कि हम ये लोग याद रखेंगे, उनकी शिक्षा के मर्म जो ममता है बताइए भाई, जो भाव है बताइए। तो कभी अपने परार्थ जीवनी में कभी कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन हमारी कृतियाँ अमर रहेगी उससे, और वो नश्वर शरीर को मैं त्याग दूंगा, मैं नहीं भी रहूँगा, लेकिन मेरी जो कृतियाँ हैं वो सुगंधित रहेंगी, धरती पर व्याप्त रहेंगी। अच्छा, फूल के बारे में लिखा था उन्होंने, जिससे पर फूल मर जाता है लेकिन उसमें जो बास रह जाता है, उसमें खुशबू रह जाती है। उसी प्रकार मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी जो महान कृतियाँ हैं ये सब कुछ मुझे याद रखी जाएंगी, लोग मुझे 2 शब्द याद रखें, ये इनकी इच्छा रहती है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, भाव स्पष्ट करें। ये तो बहुत 5-5 में पूछ देता है, लिख देगा जो लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। कह देगा इसकी प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो पहले तो पकड़ना पड़ेगा ये चैप्टर कहाँ से है। तो जो बच्चा किताब पढ़ा है वही पकड़ पाएगा। तो जो इसका मैंने भाव आपको पढ़ाया था, फिर भी आप लिख लीजिए एक बार आंसर यहाँ से। ठीक है, हो गया प्यारे बालक जी। अच्छा बच्चा जी, थोड़ा मैं अब क्या करता हूँ, मेरे को वन शॉट नहीं, इसके मैं एक एक करके लेक्चर हिला देता हूँ और आपके इसके रिवीजन करते चलिएगा, मज़ा आएगा। चलो छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा सवाल है कि रकत के लेई का अर्थ क्या है। ओ वाह, वही खून से बनाए थे ना भाई। कभी कहते थे कि इस भक्ति माध्यम से कहना चाहते थे कि वे अपने काव्य के रक्त के लेई लगाकर जोड़े हैं, एक एक शब्द को खून की लेई से जुड़े हैं, जो गाढ़ी प्रीति के नैन जल में भिगोई हुई है। अर्थात इस काव्य को लेखक ने अपने कलेजा को खून से रचा है। कलेजा खून से भाई जो रचा है इस कविता को, तो इसमें कितना दुख दर्द होगा। इसीलिए उनको प्रेम की पीर कभी कहा था। प्रेम में क्या पीर है, क्या वेदनाएं होती हैं, उसको उजागर करते हैं। 7वां सवाल, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा या कभी जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो इसकी ये रहे आंसर। 8 नंबर बच्चा जी, दूसरे कर्म का भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए पूरा लिखना है। तो दूसरे कर्म का भाव तो आपको पढ़ाया गया था, फिर से एक बार अभ्यास करना है, लेकिन आपको चैप्टर याद हो जाएगा। ये आपको चैप्टर ही याद रहेगा। और इतने कम समय में कोई आपको पढ़ाता नहीं है। कोई भी आएगा तो आपको थोड़ा वहाँ पर समय लिए थे, आपको क्वेश्चन से साथ में नहीं कराए जाते हैं। ये मेरा लेक्चर 1 शॉट लेक्चर आएगा, एक बार में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं होगी। अब चल, कुछ बच्चे का होगा कि सर आपकी गद्य अपने जो कहानी वाले थे उसमें बहुत सारे शब्द गलत लिखे गए हैं। कोई बात नहीं बालक जी, उसको हम पढ़ाने आएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल आपके लिए काम किया जाएगा। मानता हूँ इस बार मैं आपको पूरा साइंस नहीं पढ़ा पाया, बायोलॉजी पढ़ा रहा था आपको। जितने लेक्चर हैं जरूर देख लीजिएगा बच्चा जी, आपको देखना उसमें बाकियों की तरह चैप्टर में आपको कितना अच्छे से पढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि समय बचे तो मैं ज़रूर आपके लिए कुछ करूँ, ये मेरी अंदर से इच्छा है। लेकिन बच्चा जी मैं कितना मजबूर हूँ आप समझते हो। 9 नंबर, व्याख्या करें। धान्य सब पुरुष जसकृत जासु, फूल मरे न मरे बासु। वही बात है फिर से बच्चे जी। 8 चलो एक बार फिर से देख ली। ये हो गया था कि भाव स्पष्ट करें। हाँ, दूसरे का भाव स्पष्ट हो गया था। ये 9 नंबर है। चले, इस पर चैप्टर होते हैं आपके फिनिश। और फिनिश होने के बाद आपके आते हैं MCQ के बारी। तो अपना जहाँ जहाँ लगा लीजिए, आप में कितना पावर है। मैं तो पूछता हूँ सवाल, करबक के कवि कौन है। तो आप कहोगे क्या, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। बुद्ध वियोग, करबक, गुस्सा, हार जीत। अरे सर ऑप्शन डी हो यार। चले,
मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म कब है? भाई 14 से जन्म के अपने बर्तन आसपास में, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने प्यार से हो रहे हैं। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? अपने देश में, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी। हाँ हाँ बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश। जायसी किस तरह कवि हैं? अरे भाई प्रेम के पीर कवि हैं, भक्त कवि हैं, सूफी कवि हैं, श्रृंगार कवि हैं, और वो सूफी कवि में आ जाएगा क्योंकि प्रेम के पीर कवि पसंद नहीं है। ठीक है, जायसी हो गया। जायसी का जन्म का स्थान क्या है? वही जायस, अमेठी, हाँ उत्तर प्रदेश। ठीक है सर जी, 7 नंबर कीजिए। अब ऑप्शन की खुद से कर लीजिए, खुद से कर लीजिए। सर नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे सर। क्यों कराएं? हिंदी में भी तुमको क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, जब क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी दिया गया। चलो, जायसी रतन सेन, यहाँ रत्न सेन है, तो 9 इसी में हो गया होगा, तो इसमें 9 कर देना। ऐसे ये ऐसे लिखा गया होगा, रत्न सेन, रत्न सेन तथा ओहो द ठीक से लिखो भाई। पद्मावती कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रकत के लिए द्वारा। अरे सर रकत के लिए द्वारा हो जाएगा, कब से आप इसी को तो बात कर रहे हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, मतलब जायसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा रचित सींचा है? अपने आंसुओं के द्वारा, गंगा जल से। अरे भाई अपने जल से किया, अपने आंखों से किया था उन्होंने। जायसी ने दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। कैसे? जिन्ह दोष, नेत्र दोष के भाई चलो फिर भी। जायसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति। अरे समुद्र में लहर की तरह, समुद्र की लहर कोई नहीं पहचान सकता है। इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन? आ गया ना भाई, मलिक मोहम्मद जायसी। करबक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से, पद्मावत से। पझावत से। पझावत क्या है भाई? पद्मावत ना होना चाहिए। एक मिनट, ये सब कैसा चली, इतना गुस्सा था बच्चे से। एक मिनट बच्चा जी, थोड़ा सा मिस्टेक है लगता है मुझे। देखो यहाँ हमने पढ़ा था जीवनी में कि जायसी को उज्ज्वल अमर कृति है जिनका महान कथा का पद्मावत, यहाँ से नया क्वेश्चन पूछा गया है, पद्मावत से लिया गया है। और पझावत क्या होता है भाई? पद्मावत तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है भाई? कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेम रस, और सर प्रेम रस हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देखिए। जायसी रचित पद्मावती, पझावत लिखा गया ना, गुस्सा आ रहा है मुझे। यहाँ पद्मावत होगा, पद्मावत। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। तो अवधि में था, किसमें था? अवधि में था इनका भाषा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने के गुरु का क्या नाम है? अपने पढ़ा था ना भाई, सैयद संत अशरफ जहांगीर, सूफी संत निजामुद्दीन और संत सूफी। ये तो अपने जीवनी से देख लेना बच्चा जी। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? दर्पण से किए थे। अच्छा सर, बहुत मज़ा आ गया। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियाँ के नाम बताएं? पद्मावत, अखरावत और ये पदुमावत क्या होता है? हलंत ऐसा ना होना चाहिए पद्मावत में। चलो, उपयुक्त सभी, तो बच्चे में सब है, सभी इनकी रचनाएं हैं बच्चे। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मृगावंती। ये तो है बच्चे जी, मृगावती नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती, पझावती हम पगला गए हैं। पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, रकत द्वारा, भक्ति द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो रकत के लिए द्वारा। ठीक है सर, बहुत सवाल में कोई दोष नहीं, सवाल अच्छे से लाएंगे बच्चे। इसी थोड़ा मैं कुछ लिखावट के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। पाठ्य पुस्तक में संकलित करबा कहाँ से संकलित है? तो वही पद्मावत से। किससे?
अरे बच्चा जी, जिस बच्चे ने ये लिखा है उसका गलती नहीं है। मेरे पास बच्चा जी क्या है, पिछले साल का नोट्स है। अब उसको एक बच्चे ने लिखा है, उसने गलती किया है, तो फिर जो नए छात्र ने लिखा उसने भी ऐसा ही कर दिया है। अब गलती मेरा भी है, मैं थोड़ा अपने को आलसी बना लिया हूँ, नहीं लिख पाता हूँ, टाइम के अभाव है। और बच्चे देखिए कैसे हैं। सुमेरु का क्या पर्याय है? सुमेरु शब्द का पर्याय अच्छी क्या है? तो कंचनगिरी। मलिक मोहम्मद जैसी किस बीमारी से के कारण रूपहीन हो गए? तो चेचक से। किससे? चेचक से। सर मजा आ गया। जैसी कवियों में किसकी भांति महत्वपूर्ण है? चंद्रमा की भांति, शुक्र तारे की भांति, सूर्य की भांति, शीशे की भांति। शुक्र तारे की तरह। शुक्र तारा बच्चा अकेला होता भी चमक, उसकी रोशनी उसकी पहचान में आता है। ये भी कहते हैं कि मैं भी वैसा ही हूँ। फूल मरे पर मरे न बासु का क्या मतलब है? फूल मुरझाते हैं, सुगंध समाप्त हो जाता है। नहीं, गलत बात है। तो देख लेना, पढ़ा तो पूरा दिया गया आपको। 29 समुंदर कर ले, अब कर लो। चलो, इतना विशाल क्यों है? कि खड़ा होने के कारण। हाँ जी बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। सुमेरु पर्वत का त्रिशूल का विनाश किसने किया भाई? विष्णु भगवान ने, शिव ने किया था। जब तक सोने को जलाया नहीं जाता तब तक वह नहीं होता, तब तक वो नहीं होता। क्या नहीं होता? कड़ा नहीं होता। वो तब तक वह कड़ा नहीं होता, उसमें कर्कश नहीं आती है, उसमें हार्ड नहीं आती है। कवि को यह विश्वास है कि उनकी इस कृति का बाकी रहेगा क्या? मूल रूप, अत्याद, कल्याण, यश रहेगा, उसे याद रखा जाएगा। कवि मलिक मोहम्मद जैसी किस चीज़ से परिपूर्ण है? यश से, दया से, आत्मविश्वास से, समृद्धि से। तो आत्मविश्वास से उनको पूरा भरोसा है कि मेरी कृतियाँ याद रखी जाएंगी, जीत रहेगा, अमर रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान के सुल्तान हुआ। सुल्तनत के किस सुल्तान के किस वंश के बादशाह था? सैयद। तो ये खिलजी वंश के थे। किस वंश के थे? खिलजी वंश के थे। मलिक मोहम्मद जैसी की कवि का कब्र कहाँ है? तो अमेठी में था बच्चा जी। कवि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो ये अनुमानित है। ये तो जीवनी मरण आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन कृति जैसी की नहीं है? तो पद्मावत। ये तो है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, रामचरितमानस तो बिल्कुल था ही नहीं इसमें। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना कब की? सारा पद्मावत वर्ड गलत हो चुका है इसलिए। तो मैं प्यारे वाला से अनुरोध करता हूँ, जितने पद्मावत वर्ड हैं कृपया आप लोग संभाल दीजिएगा, उसको ठीक रहेगा। कवि मलिक मोहम्मद जैसी के पिता क्या नाम था? कवि मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान कहाँ है? जायस अमेठी, लाहौर नहीं, जायस अमेठी मध्य प्रदेश, गलत है। जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। इतना आपका अभ्यास करा दिया जाएगा इसमें, अब कर लेना, अब खुद से कर लेना। ये फिर से पद्मावत लिख दीजिएगा, पद्मावत। पद्मावत के कवि कौन है? तो वही मलिक मोहम्मद जैसी है, और कौन होगा? बच्चे जी आपके लिए 50 प्रश्न लाए गए थे इस चैप्टर से, बहुत होते हैं 50 प्रश्न। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप क्या कीजिएगा, एक पेज छोड़ दीजिएगा, इधर जैसे छूटा है और इधर, ये आपको एक पेज में कुछ लिखना नहीं है। और हम लाएंगे अगला लेक्चर, तब तक के लिए क्या कीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। मैं था आज प्लान की पूरा ऑब्जेक्टिव पे रात, लेकिन मुझे थोड़ा लिखावट के लिए खेद लग रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ बच्चे से गलत नोट्स बने, तो मैं पढ़ा के ही कर देता हूँ। आपके डबल फायदे भी हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, और डिवीजन तो आएगा ही। धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू सो मच। मस्त पढ़िएगा, एकदम ज़बरदस्त पढ़िएगा। और देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप डरते क्यों हो? आपको देखो स्कोर क्या कराएगा। मैं कहता हूँ कि हिंदी में आप देखो बाकी विषय में प्रैक्टिकल होता है, तो मैं कहता हूँ आपको मान लीजिए स्कूल से आपको 29, 80 मान 28 मिल जाते हैं, 28 मिल जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 90 होता है तो 90 में से आप 6 कर दीजिए। 84 नंबर यहाँ से मिल जाता है स्कूल से आपको प्रैक्टिकल के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद MCQ रहता है 35 सारे विषय में, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। तो तुम 35 ऑब्जेक्टिव को एकदम, इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसके लिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए, 70 या 42, कितना भी मिले, 35 तो आपको करके ही आना है। तो 35 इसमें से आप एक भी गलत करके आओ तो फिर मेरे छात्र नहीं हो। आपको MCQ बहुत पढ़ाए जा रहे हैं। सर आप तो यूट्यूब पर नहीं आ रहा है लेक्चर,
बच्चे जी क्लास ऑनलाइन चलती है, बच्चे यहाँ आकर खुद पढ़ते हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल के नंबर है। और बच्चे जी आपके मैं प्रैक्टिकल भी अच्छा करो तो प्रैक्टिकल में भी आपको 90 नंबर मिल ही जाते हैं, ऐसा मान के चलो। 5 5 10 15 4 19, ठीक है। 3 3 6 3 9 9 8 17, देखिए इधर से 15 4 19, 3 3 9 8 17 17 9 8 17 1 18। बच्चा जी आपका 200 के आसपास नंबर पहुंच रहा है, 300 में फर्स्ट डिवीज़न होता है, जबकि मैं इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं लिखा हूँ। अब देखिए 189 हो गया, ठीक है। मान लीजिए 190 नंबर हो गया, कितना नंबर हो गया 190, और ये करके ही आना है, तो बहुत कूटेंगे इस बार तुम लोग को। पिछले बच्चे ने अच्छा किया, तुम लोग उससे बेहतर करोगे, पूरा आप पे भरोसा है, आप लोग अच्छे पढ़ रहे हो। सिर्फ आपको भरोसा रखना है, अपने आप को क्या करना है, विश्वास करना है कि तुम अच्छे पढ़ रहे हो। अब देखो हिंदी क्या है, अपनी माँ भाषा है, माँ है। 190 आपने उधर से खींचा और हिंदी माँ है, तो 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में आ गया हिंदी से। एकदम 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 50 को मार के आना है। एक भी गलत तो बिल्कुल नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। इंग्लिश में भी 50 रहेगा, तो चल तू बोलता है कि अंग्रेज़ की भाषा है तो 48 ले ले भाई। ऐसे तू अच्छे से पढ़ेगा बालक जी तो आपके 50 नंबर इसमें भी आ जाएंगे, ये लेके ही चलना है आपको। तो क्या हो गया 8 5 4 9 9 5 14 4 18 1 1 2। बच्चा जी 300 फर्स्ट मैं देखो मैं क्या समझाया, मैं आपको क्या समझाया बच्चा जी, आपने एक भी सब्जेक्टिव नहीं लिखा, सिर्फ आप MCQ करके आए हो तो भी तुम फर्स्ट डिवीज़न पर चले गए हो। अब सर तुम तो अच्छे बालक हो, क्या तुमसे आंसर क्वेश्चन नहीं होगा, तुमसे लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं होंगे, तुम सब्जेक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ बच्चा जी आप बिल्कुल 400 के पार सपना देखिए में आप हैं, वहीं पर अपने आप को रखना है आपको, ठीक है। और कोचिंग का नाम, अपने माता पिता का नाम और आप खुद का नाम भी रोशन करना है। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। आपके पास बहुत ऊर्जा है इस बार, आपके पास बहुत एनर्जी रहती है, आपके पास हार्मोन्स आपके शरीर में एकदम भर भर के हैं। आप अभी बहुत उम्रवान नए हो, इसमें काहे डरते हो, इसमें तुम तो चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। सिर्फ आपको गलत रास्ते पर नहीं चलने हैं, कोई प्यार मोहब्बत की दुनिया में आपको नहीं जाने हैं। आपको मोबाइल से गलत यूज़ कभी कुछ करना ही नहीं है, ओनली फॉर स्टडी कीजिए और बुक पढ़िए। माँ ज़्यादातर अपने माँ के पास रहिए, माता पिता के पास रहिए, और मैं हूँ तो बस मेरे साथ भी रहिए। आपको और तीसरे की संगति नहीं करना है, आपके गुरु और आपके माता पिता आपके अच्छे दोस्त हैं, उन्हीं के साथ रहिए। जो भी तकलीफ़ है एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, बातें कीजिए, माँ से ही बात कीजिए। माँ से नहीं कर सकते तो हमसे बातें करो, ज़रूर उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा और आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ आ रही है उसको दूर किया जाएगा। और सिर्फ तकलीफ़ दूर हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी मेरी मानना है। शुक्रिया।